साहित्य मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा आदि विधाएं आती हैं। इन सभी साहित्यिक विधाओं का क्रमबद्ध विकास तथा रचनाओं और रचनाकारों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करने वाली कृति साहित्य का इतिहास कहलाती है। साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालखंडों में रचे गए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों को पहचानने का प्रयास किया जाता है। अध्ययन की सरलता के लिए अनेक वर्षों या शताब्दियों में रचे गए साहित्य को कालखंडों में विभाजित किया जाता है और उन कालखंडों का नामकरण भी किया जाता है। विभिन्न विधाओं के विकास में सहायक रचनाकारों का उल्लेख भी क्रम या श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा अधिक पुरानी नहीं है। 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के विस्तृत साहित्य और अनगिनत साहित्यकारों को इतिहास के रूप में संकलित करने के गंभीर प्रयास किए जाने लगे थे। इससे पहले साहित्य के इतिहास के लेखन की कोई मजबूत परंपरा मौजूद नहीं थी, लेकिन अनेक ऐसे ग्रंथ रचे गए जिनमें भक्तों या भक्त कवियों के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया। बाद में इन ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा गया। यद्यपि ऐसे ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से कम और धर्म तथा संप्रदाय के आधार पर अधिक रचे गए, किंतु बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप देने में इन ग्रंथों से बहुत सहायता प्राप्त हुई। ऐसे कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। श्री विठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय में वचनामृत पद्धति के प्रचारक माने जाते हैं। गोकुलनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों और सेवकों का वृत्तांत मौखिक रूप से 84 वैष्णवन की वार्ता के रूप में कहा और उसके बाद अपने पिता श्री विठलनाथ जी के 252 शिष्यों और सेवकों का चरित्र 252 वैष्णवन की वार्ता में कहा। इन ग्रंथों में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों और कवियों की जीवनियां संकलित करने का प्रयास किया गया है। गोकुलनाथ जी ने स्वयं इन वार्ताओं को नहीं लिखा। लेखन और संपादन का कार्य बाद में होता रहा। विशेष रूप से गोस्वामी हरिराय ने इन ग्रंथों के संपादन का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये दोनों ही ग्रंथ ब्रज भाषा में रचे गए हैं और गद्य शैली में हैं। इनसे ब्रज भाषा गद्य के आरंभिक रूप का भी पता चलता है। भक्तमाल। भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना नाभादास जी ने ब्रज भाषा में की थी। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास जी ने भक्तमाल के लेखक के रूप में नारायण दास का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकतर स्रोत और जनश्रुतियां नाभादास जी को ही भक्तमाल का रचनाकार सिद्ध करती हैं। भक्तमाल की कई हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। इसमें 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्रों का वर्णन मुख्य रूप से छप्पय छंद में किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का रचनाकाल सन 1550 के आसपास, आचार्य शुक्ल ने सन 1585 के आसपास माना है और डॉक्टर बच्चन सिंह
इसका रचना काल सन 1629 के बाद का मानते हैं। वर्तमान में भक्तमाल का रचना काल सन 1596 स्थिर किया गया है। भक्तमाल में छंदों की कुल संख्या कुछ जनश्रुतियों के अनुसार 108 है और कुछ के अनुसार 214 या 216 है। एक प्रति में 194 छंद मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें 316 छंद हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तुलसीकृत रामचरितमानस के विषय में नाभादास जी ने कहा है कि कलयुग में ये एक नौका के समान है जो मानव को भव सागर के पार पहुंचा सकती है। भक्तमाल में भक्तों का जीवन चरित संक्षेप में वर्णित किया गया था, किंतु बाद में इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिनमें भक्तों का जीवन परिचय विस्तार से लिखने का प्रयास किया गया। सबसे पहले प्रियादास जी ने इस ग्रंथ पर सन 1712 में भक्ति रस बोधिनी नाम से टीका लिखी। इस टीका में भक्तमाल के 214 छंद शामिल किए गए हैं। इनके अतिरिक्त वैष्णवदास, लालदास, बालकराम, रूपकला और मलूकदास जी ने भी भक्तमाल पर टीकाएं प्रस्तुत की हैं। नाभादास जी का भक्तमाल ग्रंथ भक्तमाल परंपरा का पहला और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के बाद भक्तमाल लिखने की एक परंपरा चल पड़ी। भिन्न भिन्न संप्रदाय के रचनाकारों ने अपने अपने भक्तमाल ग्रंथ रचे और अपने संप्रदाय के भक्तों या भक्त कवियों के विवरण प्रस्तुत किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1876-77 में उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की। भक्त नामावली। राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि ध्रुवदास जी ने भक्तमाल से प्रेरित होकर भक्त नामावली नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में ध्रुवदास जी ने अपने समय के भक्त कवियों का वर्णन किया है। ये मान्यता है कि ध्रुवदास जी श्री हित हरिवंश जी के स्वप्न में शिष्य हुए थे। ये ज्यादातर वृंदावन में ही रहा करते थे। आचार्य शुक्ल ने इनका कविता काल संवत 1660 से संवत 1700 विक्रमी के मध्य माना है। गोसाई चरित। बेनी माधवदास द्वारा रचित गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जीवन चरित वर्णित है। इसका रचना काल सन 1630 के आसपास माना गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे सन 1600 के आसपास की रचना माना है। बाबू श्याम सुंदर दास मानते हैं कि बेनी माधवदास ने गोसाई चरित का एक संक्षिप्त संस्करण मूल गोसाई चरित नाम से नित्य पाठ के लिए लिखा था। मूल गोसाई चरित का सर्वप्रथम उल्लेख शिवसिंह सरोज में मिलता है। कविमाला। सन 1655 में यदुराय के पुत्र तुलसी नामक संग्रहकर्ता ने कविमाला ग्रंथ में 75 कवियों की रचनाओं का संग्रह किया। शिवसिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथों में कुछ कवियों का उल्लेख कविमाला के आधार पर किया है। हालांकि अब ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिवसिंह सरोज में वर्णन है कि इस ग्रंथ में कालिदास त्रिवेदी ने संवत 1480 से लेकर अपने समय तक अर्थात संवत 1775 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित किए हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल शिवसिंह सेंगर सन 1698 के आसपास का बताते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन सन 1718 के आसपास का मानते हैं। शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज की रचना में कालिदास हजारा से सर्वाधिक सहायता ली है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला गंभीर प्रयास फ्रांस के विद्वान गारसा द तासी ने किया। ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे।
और फ्रेंच तथा उर्दू के विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में उर्दू हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ या कवि वृत्त संग्रह इस्तवार द ला लिटरातुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से रचा। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी द्वारा किया गया। पहला भाग सन 1839 में और दूसरा भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के प्रथम भाग में कवियों के परिचय हैं और दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुदित करके दिए गए हैं। इस ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार यानी ए से लेकर जेड तक के क्रम से 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं और अन्य सारे कवि उर्दू के हैं। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सन 1870-71 में इस ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन 3 भागों में किया गया। पहले 2 भाग सन 1870 में छपे और तीसरा भाग सन 1871 में छपा। तीनों भागों की पृष्ठ संख्या 1918 है। इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी के कवियों और लेखकों से संबंधित विवरण का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। ये कृति सन 1953 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। नलिन विलोचन शर्मा अपने ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दतासी था। ये निर्विवाद है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसा दतासी के प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही जाना जाता है। ये बात तासी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है। तज़किरा ए शुअरा ए हिंद। दिल्ली के निवासी मौलवी करीमुद्दीन पहले भारतीय थे जिन्होंने साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। उर्दू में लिखित इनका इतिहास ग्रंथ तज़किरा ए शुअरा ए हिंद या तबकातु शुआस सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया। ये ग्रंथ गारसा दतासी के ग्रंथ का ही अनुवाद था। थोड़ी सामग्री जोड़कर इस ग्रंथ में कुल 1004 कवियों तथा लेखकों का परिचय दिया गया और हिंदी के 62 कवियों को शामिल किया गया। इस पुस्तक में मुख्य कवियों जैसे चंद बरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, तुलसी आदि के कालक्रम पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन विभिन्न कालों का नामकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मौलवी करीमुद्दीन ने कवियों के जन्म मरण के संवत, उनके निजी जीवन की झलक और उनके काव्य संग्रह आदि का वर्णन किया है। भाषा काव्य संग्रह या काव्य संग्रह। सन 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह या काव्य संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। ये कृति नवल किशोर प्रेस लखनऊ से सन 1875 में प्रकाशित हुई। इसमें कुछ प्राचीन कवियों की कविताओं और जीवनियों का संग्रह किया गया है। तिथियों की दृष्टि से इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ग्राम कांथा जिला उन्नाव के जमींदार श्री रणजीत सिंह के पुत्र थे। ये पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे तथा संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के प्रेमी थे। इन्हें पुस्तकें पढ़ने और उनका संग्रह करने का बहुत शौक था। इन्होंने शिवसिंह सरोज नामक एक ग्रंथ की रचना का कार्य सन 1877 में पूरा किया। इसका प्रथम संस्करण सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपा। सन 1883 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ।
सन 1926 में इसका 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ। इससे इस ग्रंथ की लोकप्रियता का पता चलता है। सन 1967 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा रचित शोध ग्रंथ सरोज सर्वेक्षण का प्रकाशन हुआ। इस कृति में शिवसिंह सरोज में वर्णित प्रत्येक कवि की जीवनी का नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है और इस ग्रंथ से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। सन 1970 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इस ग्रंथ का एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। शिवसिंह सरोज मुख्य रूप से कालिदास हजारा पर आधारित है और एक प्रकार का कवि वृत्त संग्रह ही है। शिवसिंह सेंगर ने इस ग्रंथ के निर्माण में जिन रचनाओं से सहायता प्राप्त की, ग्रंथ की भूमिका में उनका उल्लेख कर दिया है। ये सूची इस प्रकार है। कालिदास कवि का हजारा, जो सन 1698 के आसपास रचा गया, जिसमें 212 कवियों के कवित्त हैं। कवित्त से तात्पर्य कविता या काव्यांश से है, कवित्त नामक छंद से नहीं। लाला गोकुल प्रसाद कवि बलरामपुरी कृत दिग्विजय भूषण नामक संग्रह, जो सन 1868 में रचा गया, जिसमें 192 कवियों के कवित्त हैं। तुलसी कविकृत कविमाला नामक संग्रह, जो सन 1655 में रचा गया और जिसमें 75 कवियों के कवित्त हैं। ओयल के राजा सुब्बा सिंह कृत विद्वन मोद तरंगिणी, जो सन 1817 में सुवंश कवि की सम्मति से रचा गया और जिसमें 44 कवियों के कवित्त हैं। बलदेव कवि बघेल खंडीकृत सतकवि गिरा विलास, जो सन 1746 में रचा गया और जिसमें 17 कवियों के कवित्त हैं। बाबू हरिश्चंद्र बनारसी कृत सुंदरी तिलक नामक संग्रह, जो सन 1874 में रचा गया और जिसमें 67 कवियों के श्रृंगार रस के सवैये हैं। ठाकुर प्रसाद कवि किशनदास पुरी का रस चंद्रोदय नामक संग्रह, जो सन 1863 में रचा गया और जिसमें 242 कवियों के 9 रसों के कवित्त हैं। मातादीन मिश्र कृत कवि रत्नाकर नामक संग्रह, जो सन 1876 में छपा और जिसमें 20 कवियों के कवित्त हैं। महेश दत्त पंडित कृत काव्य संग्रह नामक संग्रह, जो सन 1875 में छापा गया। कृष्णानंद व्यासदेव स्वामी कृत सागरोद्भव राग कल्पद्रुम नामक संग्रह, जो सन 1843 में रचा गया और जिसमें लगभग 200 महात्माओं के पद लिखे हैं। कर्नल टाड कृत राजस्थान का इतिहास, जो सन 1823 में रचा गया, जिसमें चंद आदि प्राचीन कवियों का वर्णन है। संस्कृत भाषा में कलहण और जोन राजकृत काश्मीर राज तरंगिणी ग्रंथ, रघुनाथ मिश्र विद्याधर कृत दिल्ली राज तरंगिणी और राजावली नामक ग्रंथ, जिसमें 5000 वर्ष तक के समाचार लिखे हैं। तुलसी राम कृत उर्दू भक्तमाल, जो सन 1854 में रचा गया और जिसमें सूरदास इत्यादि भक्त कवियों के जीवन चरित लिखे हैं। दल सिंह, किशोर, ग्वाल, निपट निरंजन, कमंच आदि कवियों के संग्रहित 5 संग्रह और इनके अलावा अपने निजी संग्रह के ऐसे 28 ग्रंथ, जिनमें सन संवत नहीं लिखे गए हैं। शिवसिंह सरोज के पूर्वार्ध यानी पहले आधे भाग में कवियों की कविताओं के नमूने संग्रहित हैं। ग्रंथ की भूमिका में इन कवियों की कुल संख्या 836 कही गई है। बाद में ये संख्या बढ़कर 839 हो गई। इस भाग में कवियों का संग्रह हिंदी वर्णमाला के अनुसार अकारादि क्रम से किया गया है, यानी जिन कवियों के नाम अवर्ण से हैं उनकी कविताएं पहले हैं और ह वर्ण वाले कवियों की कविताएं आखिर में हैं। पहले कवि अकबर बादशाह हैं और अंतिम कवि हरिश्चंद्र कवि बरसाने वाले हैं।
इस ग्रंथ के उत्तरार्ध यानी बाद वाले भाग में 998 कवियों का परिचय संग्रहित था। बाद के संस्करणों में ये संख्या बढ़कर 1003 हो गई। कवियों का जीवन परिचय भी अकारादि क्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों के जीवन से संबंधित तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों से संबंधित तिथियां नहीं हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। तिथियों के निर्धारण में लेखक ने कहीं कहीं किंवदंतियों को आधार बनाया है तथा अनुमान से भी काम लिया है, जिससे तिथियां विवादास्पद भी हो गई हैं। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। 1000 से अधिक कवियों से संबंधित जानकारियों का संग्रह होने के कारण इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, किंतु इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे बाद के इतिहासकारों और आलोचकों को बहुत सहायता मिली।